हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रीट का एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है और उसके लिए मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो है लेके आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट होगा आपका लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक होगा। इसमें आपको पूरे के पूरे 150 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, जो कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 ही नंबर के होंगे। वो लैंग्वेज 1 में आप ले सकते हैं हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती। लैंग्वेज 2 में है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती। 30-30 नंबर के दोनों लैंग्वेज होंगी दोस्तों। मैथ होगा 30 नंबर का और एनवायरनमेंट स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन होगा 30 नंबर का। यानी पूरा का आपका 150 नंबर का पेपर है और 2 घंटा 30 मिनट आपका समय है। दोस्तों, आप वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपके नंबर जो है रीट के एग्ज़ाम में कटने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। 130 प्लस अगर नंबर लाने हैं तो वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू करें। पहला है, बाल विकास शिक्षा स्तर से प्रारंभ में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। तो इस प्रकार की जो प्रगति होती है दोस्तों, उस प्रगति को कहा जाता है प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति। ऑप्शन बी, प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति, उस प्रगति को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? ये नहीं है अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी। और तीनों है समानता है, भिन्नता, प्रत्यागमन, तीनों ही दोस्तों वंशानुक्रम के नियम है। अगला, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? ये हो जाती है दोस्तों उत्तर बाल्यकाल में। उत्तर बाल्यकाल आपको पता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है और उत्तर बाल्यकाल होता है 10 से 12 वर्ष तक। अगला, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, 2 से 5 वर्ष की आयु जो होती है दोस्तों, खिलौनों की आयु होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। अगला, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ये नहीं है दोस्तों सामाजिक संचरण, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला, व्यक्तिगत भेद भी पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में और गति वाही योग्यता में, तीनों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी में। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन से संलीनता के लक्षण हैं?
ये हैं दोस्तों कमज़ोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार और कमज़ोर संप्रेषण, तीनों ही संलीनता के लक्षण हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ऊपर उल्लेखित सभी। ठीक है। अगला, कैचमर ने निम्न में से किस प्रकार के व्यक्तित्व वालों को खिलाड़ी कहा? ये कहा सुडोल व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? ये नहीं है व्यक्तिगत अध्ययन। ठीक है। अगला, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धियां दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो यह है प्रकृतिवादी कौशल। अगला देखिए कि प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। यह किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। ऑप्शन है इसका जवाब होगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ये नहीं है स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण एक सकारात्मक है दोस्तों, नकारात्मक नहीं है, इसीलिए पिछड़ेपन का कारण स्वस्थ वातावरण नहीं है। मतलब पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। ये किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ठीक है। मतलब 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? ये है सेसो संलीनता के। ठीक है दोस्तों। अगला, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। ये कहलाते हैं रक्षात्मक यांत्रिकता। अगला देखते हैं दोस्तों कि स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है या पहलू उस श्रेणी में से संबंधित है? यह है सामाजिक कारक से। अगला, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति की जिस पर डूरा तथा वाल्टर ने बल दिया वे हैं? वे हैं दोस्तों निरीक्षणयुक्त अधिगम या अनुकरण।
ठीक है दोस्तों। अगला, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक है समस्या। किसी भी चिंतन के लिए समस्या का होना जरूरी है। अगला, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है? ये कहते हैं सामाजिक अधिगम। अगला, किस विधि में बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार विषय को पढ़ने की पूरी छूट के साथ स्वाध्याय पर विशेष बल दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों डाल्टन विधि में। डाल्टन विधि का प्रवर्तन जो है हेलन पारखर्स्ट ने किया था। इसका प्रथम प्रयोग डाल्टन नगर में हुआ था, इसलिए इसे डाल्टन पद्धति कहा जाता है दोस्तों। अगला, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है? तो ये है अपने आप में एक अंत। मतलब बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। ये किया जाएगा दोस्तों प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। चारों ही बातें जो है बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा इनमें से सभी। इन निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? तो ये है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञा। ये जो है सीखने के सही स्तर हैं। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञा। ग्लेंशिव 2005 बल देता है। ये बल देता है करके सीखने पर। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन में बताना है दोस्तों। तो ये है ऑप्शन बी, इसमें हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेरने का प्रयत्न किया गया है। ये जो है कथन असत्य है। ठीक है दोस्तों। अगला, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो ये नहीं है उपरोक्त सभी। तीनों ही नहीं है, संज्ञानात्मक भी नहीं है, क्रियात्मक भी और भावात्मक। तो कौन कौन से हैं? ये हैं दोस्तों संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्र। ठीक है। अगला, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ऑप्शन ए।
ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों सभी के सभी, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगला, अधिगम के प्रतिफल आधारित है। तो ये आधारित होते हैं दोस्तों प्रक्रिया पर। ठीक है, अगला, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है ऑप्शन सी, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ये सही नहीं है। अगला, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। तो ये हैं दोस्तों 45 घंटे। ठीक है, ये थे आपके बाल विकास एवं शिक्षा स्तर के प्रश्न। अब हम आएंगे दोस्तों अगले टॉपिक पर, यह है हिंदी का। तो इसमें सबसे पहले गद्यांश हमें दे रखा है दोस्तों। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। गद्यांश देख लीजिएगा। यदि किसी को अपने देश सचमुच प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, वन, पर्वत, नदी, निर्जर आदि सबसे प्रेम होगा। तो दोस्तों पूरा पैराग्राफ होगा, इससे संबंधित जो है आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। 31वां है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम शब्द हैं? तो तत्सम शब्द वो होते हैं दोस्तों जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में वैसे के वैसे आ गए हैं, बिना किसी परिवर्तन के, उन्हें तत्सम कहते हैं। तो इसमें तत्सम शब्द हैं पक्षी, दृष्टि, अश्रु, कोकिल। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, अगला, वे यदि बस बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी का औसत आमदनी का पता बताकर देश प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना रूप परिचय का यह प्रेम कैसा? रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो रेखांकित प्रेम यह है दोस्तों देश प्रेम। तो इसमें जो समास होगा वह है तत्पुरुष समास। ठीक है, देश प्रेम का जो विग्रह होता है दोस्तों वो होता है देश के लिए प्रेम, और इसका समास होगा तत्पुरुष। अगला, जो यह भी नहीं झांकते कि किसानों के झोपड़ों के भीतर क्या हो रहा है, वेदी बस बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी का औसत आमदनी का पता बताकर देश प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना रूप परिचय का यह प्रेम कैसा? रेखांकित पद जो है ये दोस्तों सर्वनाम। ऑप्शन बी, जो संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर आए उसे सर्वनाम कहा जाता है। अगला, वह मन के वेग या भाव पर अवलंबित है, उसका संबंध लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना अन्य पक्ष में आवश्यकता का उत्साह हो नहीं सकता। रेखांकित शब्द अवलंबित में निम्न में से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये हुआ है दोस्तों इत का। प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्दांश के पीछे लगता है, और इस अवलंबित में प्रत्यय है इत। अगला देखते हैं दोस्तों, लोभ का विलोमार्थी है। लोभ का उल्टा क्या है दोस्तों? यह त्याग।
अगला देखते हैं, पद्यांश दे रखा है दोस्तों, गद्यांश दे रखा है। इसको पढ़कर हमें प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनना है। तो आप देख सकते हैं, गद्यांश से स्वतंत्र व्यवसाय की अर्थनीति के नए वैश्विक वातावरण ने विदेशी पूंजी निवेश को खुली छूट दे रखी है। तो दोस्तों ये आपका गद्यांश है, इससे संबंधित जो है प्रश्न हमें बताने होंगे। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है कि यदि इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों से समाज को बचाना है तो एक व्यवस्थित आचार संहिता लागू की जानी चाहिए। गद्यांश में आई रेखांकित पंक्ति का सटीक अर्थ निम्न में से होगा। तो इसका अर्थ है व्यवस्था से युक्त अच्छा आदर्श कानून या नियम जो लोग समझकर लागू कर सकें, व व्यवहार में अपना सकें। ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है। अगला, जो शिव नहीं वह सुंदर कैसे हो सकता है। इस पंक्ति को भविष्यत काल में परिवर्तित करने पर शुद्ध वाक्य होगा। तो इसमें शुद्ध वाक्य है वो है, जो शिव नहीं होगा वह सुंदर कैसे हो सकेगा। ठीक है। अगला, इस गद्यांश में आए पद्यों शब्द का लिंग परिवर्तित करने पर उचित विकल्प होगा। तो बच्चों का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों बच्चियों। अगला, गद्यांश में आया दक्षताएं शब्द का एक वचन होगा। जो होगा दक्षता। ठीक है। अगला, भारत में 3 तरह के बच्चों की तुलना की गई। इस पंक्ति में प्रयुक्त काल है। यह दोस्तों सामान्य भूतकाल। इस पंक्ति में सामान्य भूतकाल है। आगे देखिए कि कार्य की दिक्कत से आदमी परेशान नहीं होता, किंतु नकारात्मक सोच से वह परेशान हो जाता है। यह वाक्य है। तो यह वाक्य है दोस्तों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो कि और, किंतु आदि से जुड़े हुए हों और एक दूसरे पर आश्रित हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अगला देखिए, उसे परीक्षा पास करनी थी इसीलिए उसने कड़ी मेहनत की। यह वाक्य है। तो यह वाक्य है दोस्तों एक संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं दोस्तों कि देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति देशभक्त होता है। इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। इसमें है संज्ञा पदबंध। ठीक है। अगला देखिए कि बाँछे खिलना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं कि योजक चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है।
ये नहीं है, विराम चिन्हों का प्रयोग सीखें, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। अगला अनुकरण विधि भाषा शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी है? ये दोस्तों शुद्ध उच्चारण सिखाने में, वर्तनीय उल्लेख की जानकारी देने में और आकृति सिखाने में, तीनों तरह से अनुकरण विधि भाषा शिक्षण में उपयोगी है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप साथ ही साथ जवाब भी देते चलिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपके कितने जवाब 150 में से सही मिले। अपनी तैयारी परख लीजिए दोस्तों। अगला, द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम विधि है? तो ये है दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि। अगला, निम्न में से किस विधि में शब्दावली पर अधिक बल न देकर भाषाई कौशलों पर अधिक ध्यान दिया जाता है? तो इस विधि का नाम है दोस्तों संघटना विधि। संघटना विधि को सेना विधि तथा श्रव्य भाष्य विधि भी कहा जाता है दोस्तों, दोनों याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि भाषा शिक्षण के किस उपागम में ज्ञान का आयाम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है? ये बढ़ता जाता है समकेंद्रित उपागम में। अगला देखिए दोस्तों कि निम्न में से अधिगम की प्रक्रिया संबंधी कठिनाई है? ये दोस्तों नीरस पाठ्यक्रम, यानी कि बोरिंग जो आपका सिलेबस होता है वही जो होता है अधिगम की प्रक्रिया संबंधी कठिनाई, वो तो ऑप्शन सी इसका जवाब है। अगला, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है? ये दोस्तों खेल प्रणाली। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्न में से लेखन संबंधी त्रुटियों का कारण कौन सा नहीं है? ये नहीं है दोस्तों गामक अफेजिया। गामक अफेजिया से तात्पर्य है बोलने या दूसरे के साथ विचार विमर्श की योग्यता की क्षति से है दोस्तों। अगला देखिए कि भाषा शिक्षण में किस अधिगम सामग्री की सहायता से किसी की भाषा की सामान्य ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण वाक्य संरचना पर पाठ का वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाता है? इन रिकॉर्डों को डिस्क रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। तो ये है दोस्तों लिंग्वा फोन, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं दोस्तों कि फ्रांसीसी भाषा में पाठ्यपुस्तक के बीक शब्द का अर्थ है? इसका अर्थ है वृक्ष की छाल या तख्ती पर लिखना। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया का प्रकार नहीं है?
ये नहीं है दोस्तों समव्यूहन, मल्टीमीडिया का प्रकार नहीं है। अगला देखिए कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। तो इसमें बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का प्रकार नहीं है। ये नहीं है विधानीकृत, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला समग्र एवं सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। ये नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का। अगला समग्र एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। तो इस विधि को कहा जाता है दोस्तों जांच सूची, ऑप्शन सी। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यह है उपचारात्मक शिक्षण वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित किया जाता है। ये कथन असत्य है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों तो आपके लैंग्वेज 1 यानी हिंदी के प्रश्न। अब आते हैं लैंग्वेज 2 की ओर, जो है आपके अंग्रेजी के प्रश्न। तो सबसे पहले मैं दोस्तों एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें से छांट छांट के जो है हमको बताने होंगे क्वेश्चनों के आंसर दोस्तों। आप पैराग्राफ देख लीजिए। राजा राम मोहन राय इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेजिडेंस इनांसी फॉर द रिमार्केबल रिफॉर्म्स ही बोट अबाउट इन द 18th सेंचुरी इंडिया। आप देख लीजिएगा दोस्तों पूरे पैराग्राफ को। ठीक है दोस्तों, पूरा जो ये पैराग्राफ है इससे छांट छांट के जो है हमें आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए कि राजा राम मोहन राय इज नोन फॉर हिज। ये जाने जाते हैं सोशल रिफॉर्म्स के लिए, यानी सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पीछे बैक करके कि पैसेज के पहले पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों आपको। अगला, व्हेन ही वाज ए टीनेजर राजा राम मोहन राय एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू बिकम ए। जब राजा राम मोहन राय किशोरावस्था में थे तो उन्होंने क्या बनने की इच्छा जाहिर की। उन्हें बनने की इच्छा थी उनकी मोंक यानी भिक्षु। दूसरे पैराग्राफ में इसका जवाब आप देख सकते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय बिलीव्ड दैट इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ दे। राजा राम मोहन राय मानते थे, उनका विश्वास था कि अगर वो छोड़ देंगे तो वो पीछे हो जाएंगे। तो क्या छोड़ देंगे, तो अगर उन्होंने डिड नॉट स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट्स, अगर वो
आधुनिक जो विषय हैं उनको पढ़ना छोड़ देंगे तो भारत जो है वो पीछे की ओर चलता जाएगा, धकेलता जाएगा। ठीक है। राजा राम मोहन राय स्ट्रांगली सपोर्टेड। राजा राम मोहन राय जो हैं सपोर्ट करते थे, साथ देते थे किस बात पे? ये देते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की और भाषण देने की स्वतंत्रता का जो राजा राम मोहन राय हैं वो स्ट्रांगली रूप से सपोर्ट करते थे, समर्थन थे इस बात का। ठीक है। द वर्ड एलिमिनेटिंग मोस्ट नियरली मीन्स, एलिमिनेटिंग का हमें सिनोनियम बताना है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द। तो ये है इरेडिकेटिंग, ऑप्शन है। एलिमिनेटिंग होता है दोस्तों किसी को निकालना, और इरेडिकेटिंग भी होता है किसी को बाहर करना या निकालना। ठीक है, समानार्थी शब्द था दोस्तों। अगला है, हमें ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है दोस्तों, इससे क्वेश्चन हमें छांटने हैं। योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 60% वाटर एंड यू लूज द essential fluid every minute of every day as you breathe, digest and hopefully work up a sweat। तो आप देख सकते हैं पूरा पैराग्राफ दोस्तों, इससे जो है हमें छांटने हैं आंसर। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो देखिए अब। 66वां है, फिलिंग द ब्लैंक हेल्प्स फाइट वाटर रिटेंशन। इसका जवाब है ड्रिंकिंग इनफ वाटर। ज़्यादा पानी पीना जो है वो शरीर में पानी कमी को दूर करता है दोस्तों। अगला देखिए, आवर सिस्टम्स ऑपरेट सेटिस्फैक्टरीली। जो हमारी प्रणाली है वो काम करते हैं संतुष्ट रूप से, किसमें? व्हेन वी आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड, जब हम अच्छी तरह से हाइड्रेटेड हों, पानी की कमी हमें हमारे शरीर में ना हो, तो हम अच्छी तरह से हमारी कार्य प्रणाली जो है कार्य करती है। तो पानी दिन में पूरा पीना चाहिए दोस्तों, 7 से 8 लीटर पानी पीना होता है पूरे दिन में। तो उससे जो है काम में कोई अड़चन भी नहीं आती और दिमाग भी फ्रेश रहता है। ठीक है। द बेस्ट वे टू लूज वेट इज टू, किसी को वजन कम करना हो दोस्तों तो क्या करे? तो वो पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अगला देखिए, व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड वी थिंक वी, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हम सोचते हैं कि नीड फूड, की हमें भोजन की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हम प्यासे होते हैं जिस समय हम डिहाइड्रेटेड होता है, न कि भूखे होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि द वर्ड इरिटेटेड मोस्ट क्लियरली मीन्स। इरिटेटेड होता है दोस्तों चिड़चिड़ापन, किसी से जलना, चिढ़ना। तो इसका समानार्थी शब्द होगा दोस्तों, यह है अनोइड, यानी नाराज होना, किसी से चिढ़ना होता है इरिटेटेड का अनोइड समानार्थी शब्द। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज नोन एज,
भाषा में शब्दों के अर्थों का अध्ययन कहलाता है। इसे कहते हैं दोस्तों सिमेंटिक्स, ऑप्शन डी। अर्थविज्ञान कहा जाता है दोस्तों सिमेंटिक्स को। द टीचर टेल्स ए स्टोरी अबाउट एनिमल्स। चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइजेज एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल इट इज। जो अध्यापक है वो कहानी बताता है पशुओं के बारे में बच्चों को, और जो बच्चे हैं वो पशुओं की आवाज़ निकालते हैं हर समय। तो ये क्या हो सकता है? तो इसमें बच्चे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, शारीरिक रूप से भी बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको अधिगम हो रहा है। ठीक है। अगला, एनी ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज़ और डिवाइसेस यूज्ड इन द लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव्स इज नोन एज। तो प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज जो होती हैं दोस्तों, अभ्यास होते हैं लैंग्वेज को क्लासरूम में सीखने के लिए, उन्हें कहा जाता है टेक्निक्स, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, ए टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स फॉर रिमीडियल टीचिंग इज। एक टेस्ट होता है, करवाया जाता है भाषा को सीखने के कोर्स के अंत में रिमीडियल टीचिंग के लिए। वो टेस्ट का नाम क्या है? यह है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन सी। उपचारात्मक परीक्षण होता है दोस्तों। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन ए कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय। व्याकरणीय संरचनाओं का अभ्यास किसी भी नियंत्रित प्रकार से करना होता है, किसके द्वारा? ये होता है दोस्तों गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेज। गैप फिलिंग जो होता है दोस्तों, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके लिए आपको करने पड़ेंगे किसी भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। In the backyard the dog barked and howled at the cat is an example of। बैकयार्ड यानी घर के पीछे जो है जो कुत्ता है वो भौंक रहा है किस पर? बिल्ली पर। तो किसका उदाहरण है ये दोस्तों सिंपल सेंटेंस का। ठीक है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद ईच अदर। इनमें से कौन सा इंग्लिश का एक मेथड है जो चेंज नहीं हो सकता है एक दूसरे से? तो वो है डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन ए। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। स्टेटमेंट में बतानी दोस्तों कौन सी सही है। तो स्टेटमेंट जो सही है वो है ऑप्शन बी। वाहिल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग सम आर यूज फॉर असेसमेंट टू। जो फॉर्मेटिव टास्क होते हैं, उपचारात्मक कार्य होते हैं किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए, उनका उपयोग जो है मूल्यांकन के लिए भी किया जा सकता है।
अगला, मदर टंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय, जो मातृभाषा है वो प्रभावित करती है बहुत ही कम रूप से क्लासरूम में। किस प्रकार से ये करते हैं? गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिए। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ए रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज टू अनदर। तो ये द स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय, जो पढ़ने की क्षमता है वो विकसित की जा सकती है सबसे अच्छी किसके द्वारा? ये की जा सकती है फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों के प्रयोग पर केंद्रित करके, फ्रॉम कंटेक्स्ट इन द टेक्स्ट, किसी भी गद्यांश से। ठीक है, अगला, हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। तो जो शिक्षा का इम्प्लीमेंटर होता है, कार्ययोजक होता है, वो होता है टीचर, ऑप्शन सी। अध्यापक जो होता है वो पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी के बीच जो है संबंध जोड़ता है। अगला, स्टिमुलस, ए लिसनिंग स्टिमुलस होता है जो, वो प्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। Like if a language teacher has taught a topic in the class and no student asks question in your class, then maybe, एक लैंग्वेज का अध्यापक पढ़ा रहा है दोस्तों बच्चों को, अगर बच्चे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं अध्यापक से, तो इसमें क्या हो सकता है? तो इसमें बच्चे जो है वट एवर वॉज टोट वॉज बियॉन्ड द कंपेरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि जो अध्यापक बच्चों को सिखा रहा है वो बच्चे जो हैं अध्यापक की बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, इसलिए बच्चे प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वाज, स्ट्रक्चरल ग्रामर जो है उसके फाउंडर कौन थे, उसके जन्मदाता कौन थे? ये थे फ्राइज, ऑप्शन बी। ठीक है, डायरेक्शन दे रखे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 से 87 हैं कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट्स द साउंड्स गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। साउंड दे रखे हैं दोस्तों, उसके लिए सबसे अच्छा शब्द जो है वो हमें चुनना है। देखिए साउंड दोस्तों 86वें क्वेश्चन की ये, इसका शब्द क्या होगा? तो ये भाषा जो है दोस्तों बोलने में होगी ऊ। ऊ कौन से शब्द में है? देखिए ये है दोस्तों कूल में, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला 87वां लैंग्वेज में दे रखी दोस्तों, तो ये शब्द है दोस्तों इंग्लिश वाला, ऑप्शन ए।
अगला देखिए कि शॉर्ट पोएम 40 लाइन्स इज कॉल्ड, एक छोटी कविता जो 14 लाइनों की हो, 14 पंक्तियों की हो, उसे कहा जाता है, इसे कहते हैं एन एलेगी। ऑप्शन बी। ठीक है। अगला, व्हाट इज ट्रू अबाउट ए सोनेट, सोनेट के विषय में सबसे सच बात क्या है, सत्य कथन कौन सा है। तो सोनेट में जो है 14 लाइन्स होती हैं, 14 पंक्तियाँ होती हैं। ए सोनेट इज इन एम्बिक पेंटामीटर होता है। ए सोनेट एक्सप्रेसिज ए सिंगल थॉट ऑफ फीलिंग, एक केंद्रीय बिंदु पर आधारित होता है दोस्तों सोनेट। तो सभी बातें सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द बुक। अगला, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। माउंट एवरेस्ट ब्लैंक द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इज। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये थे आपके दोस्तों अंग्रेजी के प्रश्न। अब आते हैं दोस्तों गणित यानी मैथ्स के प्रश्नों पर। देखिए पहला, दो संख्याएं 3:5:4 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम स्वावर्तक तथा लघुत्तम स्वावर्तक का गुणनफल 20,128 है। 2028 से संख्याओं का योगफल होगा। तो दोस्तों आपको दे क्या रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, और क्या दे रखा है, उनके महत्तम स्वावर्तक तथा लघुत्तम स्वावर्तक की गुणा दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो संख्याएं हैं वो हैं 3x और दूसरी है 4x। ठीक है, तो उनकी गुणा क्या होगी, 3x गुना 4x की, 3x गुना 4x की गुणनफल कितना दे रखा है, 2028 दे रखा है, तो बराबर कर देंगे। ठीक है, इससे क्या आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 13 दोस्तों। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास 13 है, यहाँ पर पुट कर देंगे, 13 तिया 39 हो जाएगा और 13 चौके 52 हो जाएगा। तो संख्याओं का योग क्या हो गया, 13 और 52 को जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा दोस्तों 91। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, 13 तिया 39, 39 और 52 को जोड़ेंगे तो जवाब होगा आपका 91। ठीक है दोस्तों, आसान सा था। अगला देखते हैं, 75 रुपये और 75 पैसों की में मूल्य है। तो आपको सबको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं दोस्तों, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 57 रुपये में कितने होंगे, 5700 पैसे होंगे। ठीक है, तो 57 रुपये और 75 पैसों में मूल्य कितना होगा, ये होगा दोस्तों 5700 प्लस 75, ये हो जाएगा 5775 पैसे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखते हैं कि एक शिक्षक ने श्यामपट्ट पर 29 × 4 लिखा, जबकि छात्र ने अपनी अभ्यास पुस्तिका में से 27 × 4 उतारा तथा निम्नानुसार हल किया। तो शिक्षक द्वारा क्या हुआ है दोस्तों, तो शिक्षक द्वारा यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि छात्र ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला कोई राशि 6 से 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, वह समय क्या है। तो दोस्तों इसका सीधा सा फॉर्मूला बता दे रहे हैं आपको। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n-1
बटा दर यानी रेट गुना 100। ये जो है गुना किसी भी प्रश्न में आपको दे रखी है साधारण ब्याज के प्रश्न पर, उसमें फॉर्मूला लागू होगा। तो दोस्तों गुना कितनी दे रखी है, ये दे रखी 4 गुनी, तो 4 - 1 गुना 100 बटा आर कितनी दे रखी है, 6 × 18 19/3, 19/3 जो है दे रखी है रेट। जब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो अपना जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 47 सही 7/19 वर्ष। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब गुना दे रखी हो n-1 बटा आर गुना 100। ठीक है दोस्तों, रेट के पेपर में हर बार आता है ऐसे क्वेश्चन। अगला, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, यह किन्हीं 3 रेखाओं से गिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये कथन असत्य है दोस्तों। त्रिभुज जो होती है वो 3 रेखाखंडों से गिरी हुई बंद आकृति होती है, न कि 3 रेखाओं से। अगला देखिए दोस्तों, अगला, उद्गम के स्रोत से पहली बार एकत्रित किए गए आंकड़े कहलाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। अगला, दूध डेयरी द्वारा 102 लीटर 750 मिलीलीटर दूध खरीदा गया, उसमें से 85 लीटर 50 मिलीलीटर दूध का दही बना दिया, तो बताओ अब डेयरी का कितना दूध शेष रहा। तो घटा हमें करनी है दोस्तों 102.750, घटाना है 85.500 मिलीलीटर। तो इसमें से जब घटाएंगे तो अपना जवाब होगा दोस्तों 0.0771 17.700 दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, यानी कि 17 लीटर 700 मिलीलीटर दूध शेष रहा। ठीक है, गणित विषय में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। ये होती है दोस्तों अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें क्रम सूत्रबद्ध करने की। ठीक है दोस्तों, अगला, विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। ये होता है जब किसी साध्य को हल करना हो, जब रेखागणित में किसी रचना का कार्य करना हो, और जब अंकगणित में किसी नई समस्या को हल करना हो। तीनों में है विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 60 वर्ग सेंटीमीटर और उसका परिमाप दे रखा है 34 सेंटीमीटर, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों परिमाप जो होता है किसी आयत का वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होती है किसके बराबर, 34 के बराबर। और क्षेत्रफल दे रखा है LB, लंबाई गुणा चौड़ाई जो दे रखी है वो दे रखी है 60। हमारे पास 2 समीकरण अब आ गए हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको L+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेना है। होता क्या है ये, L² + B² + 2LB। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, LB का मान है, LB यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो L+B का होल स्क्वायर था, तो L+B का मान हमारे पास क्या है, 17 है। ठीक है दोस्तों,
तो एल स्क्वेयर फॉर्मूला क्या था, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2, और एल बी का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, ये है 60। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला था, ये था एल स्क्वेयर प्लस बी का होल स्क्वेयर का, एल प्लस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला था ये। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, अब हमारे पास बच गया एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 17 का स्क्वेयर माइनस 120। तो बचा क्या है हमारे पास, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दोस्तों, ये बचा है हमारे पास 169। क्या बचा, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बचा 169 दोस्तों। तो इसका मान क्या हो गया दोस्तों हमारे पास, ये आ गया 13। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों, उसके विकर्ण की लंबाई होगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल दोस्तों। निम्नवर्त चित्र में प्रदर्शित विभिन्न मदों की पर किए जाने वाला व्यय का अवरोही क्रम है। तो यह है भोजन, मकान, किराया, कपड़े, बचत, शिक्षा। ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। गणित में अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है संख्याओं का, मापन का और दिशा का, तीनों का अध्ययन किया जाता है गणित में। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला 7 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, 15, 9, 6, 4, 14, 10, 12, इनका माध्य होगा। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग हमें कर लेना है 15 + 9 + 6, 15 + 9 + 6 + 4 + 14 + 10 + 12, और बटा क्या कर देना है भाग में, जितनी संख्याएं दे रखी हैं आंकड़ों की संख्या 7 है, तो हमें जोड़ना है कि कितना जोड़ा आएगा दोस्तों इनका, 70/7। तो हमारा माध्य क्या हो गया 10। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो इनमें से कथन जो सही नहीं है वो नहीं है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है दोस्तों। समांतर चतुर्भुज ये है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन ए जो है गलत है। अगला 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में शामिल किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों 9 छात्रों की औसत आयु में दे रखी है, तो 9 छात्रों की औसत आयु हो गई, ठीक है 16। तो इनका जोड़ कितना होगा दोस्तों, 9 × 16 हो जाएगा। जवाब क्या है हमारे पास 144 वर्ष। ठीक है, उनका जोड़ हो गया दोस्तों वो। तो आगे पूछ रखा कि 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में शामिल किए जाने पर, तो एक जो है दोस्तों जुड़ गया है, तो 144 में हम 36 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। और संख्या भी क्या बढ़ी है, एक बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, तो 9 छात्र थे, एक बढ़ गई, तो कितने हो जाएंगे, 10 छात्र हो जाएंगे, यानी 10 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, तो उनकी औसत कितना होगा 180/10 की, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो अभिष्ट औसत वृद्धि कितनी हुई, 16 वर्ष थी पहले, फिर 18 हुई, तो 2 की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा 2 वर्ष।
ठीक है, आसान सा था दोस्तों। अगला, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये कहा था लोक का, जॉन लोक ने बात कही थी। अगला, चित्र में वृत्त कोण कोण ए ओ बी इज इक्वल टू होता है 310 डिग्री। तो कोण एक्स का मान बताइए। तो दोस्तों हम सबको पता है, जो एक वृत्त होता है उसका मान होता है 360 डिग्री, सबको पता है दोस्तों। ठीक है, और हमें दे रखा है कोण ए ओ बी का मान, ए ओ बी का मान। तो हमें एक्स की वैल्यू सिंपलिसिटी से पता लग जाएगा इसका मान क्या होगा। हमारे पास 310 डिग्री ए ओ बी का मान दे रखा है, तो 310 में से 360 में से 310 हम घटाएंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, 50 डिग्री। तो हमारा जवाब यही है दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, समस्या समाधान पद्धति से संबंधित तथ्य है। तो यह है गणितीय बोध भाव विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। अगला देखिए कि दो गणों का घनफल के 27:64 अनुपात में है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। दोस्तों आप 27/64 जो है वो अनुपात दे रखा है गणों के घनफल का। तो गणों का घनफल होता है एक क्यूब के बराबर। तो इसमें से क्यूब जो हम निकालेंगे तो क्या बचेगा, √क्यूब। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन 3/4। तो हमारे पास क्या आ गई, उनकी भुजाएं आ गई, उनका अनुपात आ गया 3/4। और उनका क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है दोस्तों a²। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा 9:16। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो होगा 9:16। अगला देखिए कि रेखाखंड को एक और असीमित दूरी तक बढ़ाया जाने पर बनी आकृति कहलाती है। इसे कहते हैं दोस्तों किरण। ऑप्शन ए जो है इसका जवाब होगा। तो असीमित दूरी तक बढ़ाए जाने पर जो आकृति बनती है वो होती है किरण। अगर बस द्वारा जयपुर से जोधपुर जाने के लिए 8 टिकट का किराया 2,000 रुपये हो तो बताओ 10 टिकट का किराया कितना होगा। तो 8 टिकट का किराया हमें बता रखा है दोस्तों कितना है, 2,000 रुपये है। एक टिकट का कितना होगा, 2,000/8 होगा। और 10 का कितना होगा, गुना 10 होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी 2,500 रुपये इसका जवाब आएगा। तो 10 टिकटों का किराया है वो होगा 2,500 रुपये। ठीक है, अगला 3, 5, 3, 6, 2 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। तो 5 का स्थानीय मान जो है दोस्तों आप देख सकते हैं 1000 के स्थान पर 5 है, तो इसका स्थानीय मान होगा 5,000 और अंकित मान क्या है 5 है। तो इसका क्या होगा 4,995 इसका मान होगा। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला समानता का चिन्ह है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ये किया गया था रॉबर्ट रिकॉर्डे द्वारा। ऑप्शन ए।
ठीक है। सन 1557 ईस्वी में रॉबर्ट रिकॉर्डे ने अपने बीजगणित की पुस्तक वेस्टोन ऑफ द विद में समानता के चिन्ह का प्रयोग किया है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला, एक मेज को 1200 रुपये की अपेक्षा 1125 में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, विक्रय मूल्य में अंतर बटा हानि या लाभ प्रतिशत गुणा 100। तो विक्रय मूल्य में अंतर कितना है? तो ये है दोस्तों 1200 माइनस 1125 बटा 5, यानी कि जो लाभ या हानि प्रतिशत है गुना 100। तो इसका सॉल्यूशन निकालते ही आपका क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। इसका जवाब होगा आपका 1500 रुपये। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, मेज का क्रय मूल्य है 1500 रुपये। सीधा सा जवाब था दोस्तों। क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्यों में अंतर बटा हानि या लाभ प्रतिशत गुना 100। ठीक है। मतलब एक बिन अपने व्युत्क्रम से 9/20 से अधिक है, वह बिन क्या है? तो मान लीजिए हमने माना ऑप्शन ए इसका जवाब है। इसका जो जवाब है दोस्तों हम ऑप्शन से निकालेंगे। 5/4 हमने माना वो बिन है। तो एक बिन जो है वो अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है। व्युत्क्रम माने कि उल्टा, इसके व्युत्क्रम क्या होगा? 4/5। वो संख्या जो है वो 9/20 से अधिक है। ठीक है। माना हमने, शुरू में देख लेते हैं हम, माना बिन जो है वो x है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x होगा। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? x माइनस 1/x जो बराबर है वो है 9/20 के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। x की वैल्यू आएगी आपकी 5/4। तो वही आपका जवाब होगा। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। आप इसको ऑप्शन से भी निकाल सकते थे और मान के भी निकाल सकते थे। हमने दोनों बता दिए दोस्तों आपको। अगला, 27 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 27 के सारों गुणनखंड जो होते हैं दोस्तों वो हैं 1, 3, 9 और 27। कितनी संख्या है इनकी? 4 है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला है, गणित शिक्षण की संसिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? ये विधि सम्मिलित नहीं है, अनुवांशिक विधि। अगला देखिए कि एक हिमाप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा है। तो दोस्तों एक बोतल में दूध की मात्रा हमें निकाल लेनी है। तो इसमें होता है 51 लीटर, तो इसको मिलीलीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? गुना 100,000 करेंगे प्लस 750। ये आ गया दोस्तों हमारे पास 51 लीटर 750 मिलीलीटर को मिलीलीटर में, और बटा कर देंगे 23। हमारे पास ये क्या आ जाएगी? एक बोतल में मात्रा आ जाएगी कितना जो है दूध भरा है। तो इसमें क्या आएगा? 2250 इसका जवाब आएगा ml। ये एक बोतल का आ गया दोस्तों। हमें बताना 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी है। तो 2250 गुना 16 कर देंगे तो हमारा जवाब आएगा दोस्तों 36,000 मिलीलीटर। कितना आएगा? 36,000 मिलीलीटर। तो कितना दूध हो गया? 36 लीटर दूध हो गया। ऑप्शन है इसका जवाब होगा। 16 बोतलों में दूध की मात्रा है 36 लीटर।
ठीक है दोस्तों, आसान सा बिल्कुल। रेशमा के पास ₹1 के 5 सिक्के, 50 पैसे के 15 सिक्के तथा 25 पैसे के 18 सिक्के हैं, तो उसके पास कुल कितनी राशि है? तो ₹1 कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के हैं, गुना 5 कर देंगे, प्लस 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 15 है, तो 50 गुना 15 कर देंगे, 25 के 18 हैं, तो 25 गुना 18 कर देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5 प्लस 50 15 750 प्लस 25 और 18 की गुना है दोस्तों 450। तो कितना जोड़ हो गया इनका टोटल? ये हो गया दोस्तों ₹5 ₹12 और 12 ठीक है, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? ₹1200 को जब हम पैसे रुपए में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹12 हो जाएगा। और 12 और 5 कितने होते हैं? ₹17 होते हैं, तो टोटल हो जाएगा ₹17। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। तो ये दिया गया है R.A. फीसर को। दोस्तों आपके गणित के प्रश्न होते हैं कंप्लीट। अब हम आते हैं EVS यानी पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। पहला है, सामूहिक वाद विवादों को आयोजित करने का उद्देश्य होता है। इनका उद्देश्य होता है किसी समस्या का विश्लेषण करना, सूचना तथा तथ्यों को प्रदान करना, मूल्यों का निर्धारण करना। तीनों बातें उद्देश्य होती हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, महत्वपूर्ण के आधार पर ये आपको प्रश्न करवा रहे हैं दोस्तों। जो राजस्थान माध्यमिक बोर्ड है उससे संबंधित उसे छांट के प्रश्न आपके EVS में डाले गए हैं। देखिए, पर्वतारोहण के औजार हैं दोस्तों। पर्वतारोहण के औजार हैं कुदाल, कीले, खूंटे, रस्सी व हुक, नोकदार छड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर, दस्ताने। सभी जो हैं पर्वतारोहण के औजार हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब बाहरी जल को निम्न में से किसके उपयोग में लाया जा सकता है? ये लाया जा सकता है बाह्य हाइड्रोजन अर्थात ड्यूटेरियम के निर्माण में। दूसरा है तत्वों के कृत्रिम तत्वों के स्थानांतरण में। और तीसरा है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन में। तीनों में जो है बाहरी जल को उपयोग में लाया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, निम्न में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? ये नहीं है दोस्तों निहारिका। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत जो है हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, उसे निहारिका कहते हैं। तो निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है। अगला, सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है। ये कराया जाता है सहकारिता विभाग में। अगला, गेवर विशेष तौर पर तीज एवं रक्षाबंधन पर बनाए जाते हैं। राजस्थान एक ही क्षेत्र के गेवर देश भर में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों गेवर प्रसिद्ध जो हैं वो हैं जयपुर के। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी विक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाले ऊर्जा का मुख्य कारण है? ये है नाभिकीय विलय।
अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ये पाई जाती है कैक्टस। कैक्टस सभी ने देखा होगा दोस्तों, नुकीली झाड़ियाँ होती हैं एक प्रकार से। अगले पे चलते हैं दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से 5 के छात्रों हेतु सामाजिक पर्यावरण अध्ययन का महत्व है। तो ये महत्व है हमारे देश, राज्य एवं स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का साधारण परिचय कराने से। अगला देखते हैं कि जया बावड़ी कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये है उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, जो जया बावड़ी है उसको 3 मुख होने के कारण से त्रिमुख बावड़ी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो है मेवाड़ महाराणा राज सिंह की रानी राम रसदे द्वारा 1675 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला वायु प्रदूषकों में होते हैं जो होते हैं विविक्तक और गैसें। अगला देखिए कि एडमंड हिलेरी किस देश के निवासी थे। एडमंड हिलेरी आपको सबको पता है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी चढ़े थे और वो इंग्लैंड यानी न्यूजीलैंड के निवासी थे। ठीक है, और कब पहुंचे थे 1953 में, ये भी याद रखिएगा। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड देश के निवासी थे। मतलब पर्यावरण अध्ययन की नवीन धारणा को हम निम्न में से किस बिंदु से स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम शिक्षण के लिए नवीन आधार, आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करना, शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण, तीनों माध्यमों से पर्यावरण अध्ययन की नवीन धारणा को हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी से। ठीक है, अगला 84 खंभों की छतरी स्थित है। ये दोस्तों बूंदी में। बूंदी में स्थित इस छतरी का निर्माण जो है अनिरुद्ध के भाई देवा में ने करवाया था। याद रखिएगा, इसका निर्माण देवा ने करवाया था। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था। तो ये है शहाबुद्दीन। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मेवाड़ जो स्कूल है उसको राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्कूल भी कहा जाता है और उसके प्रसिद्ध चित्रकार थे शहाबुद्दीन। अगला मुंडे लागी चाट को न छूटे, कहावत में चाट काश्य है। तो दोस्तों इसका अर्थ है आदत। इसका अर्थ होता है मुंडे लागी चाट को न छूटे, मुंह लगी हुई चाट या आदत नहीं छूटती। अगला भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया। ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को।
अगला सूचना व संप्रेषण तकनीकी का अभिप्राय है। तो इससे अभिप्राय है सूचना प्रेषण में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग। राजस्थान है किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से लगती है? ये लगती है धौलपुर जिले की सीमा। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ राज्य क्षेत्र दे रखे, एक तरफ स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम। तो दोस्तों केरल पोनम बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है वालरा, ये भी सही है। मणिपुर में कहा जाता है पामलू। लेकिन झारखंड में जो है दोस्तों जूम नहीं कहा जाता है, झारखंड में इसको कहा जाता है कुरुआ। तो असंगत है ऑप्शन सी। अगला देखेंगे अब कि निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार है। तो ये है शिकायत का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। तीनों अधिकार उपभोक्ता को प्राप्त हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला देखिए दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ये किए जा सकते हैं बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला पोलियो का प्रकार है। तो दोस्तों ये होता है रीढ़ का पोलियो भी होता है और कंदीय पोलियो भी होता है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ए व बी दोनों। रीढ़ का जो पोलियो होता है वह फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिससे बच्चे शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं। और कंदीय पोलियो होता है वो, इससे दिमाग प्रभावित होता है, जिससे गला व जीभ अशक्त हो जाती हैं। तो दोनों ही प्रकार हैं और ए व बी दोनों। वो तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला देखते हैं अब कि देशांतर गमन पक्षी का उदाहरण है। तो देशांतर पक्षी जो होते हैं दोस्तों वो पक्षी होते हैं जो कुछ समय के लिए एक देश से दूसरे देश में आते हैं। वो पक्षी होता है साइबेरियन सार्स, ऑप्शन ए। अगला देखिए कि पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों रेवाड़ी हरियाणा में। पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म जो है 1969 को जोनियावास गांव रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। इन्होंने सबसे कम उम्र यानी कि 20 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का गौरव हासिल किया। अगला देखिए दोस्तों, हमारे राज चिन्ह में लिखा हुआ शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद की जो लिपि है दोस्तों वो देवनागरी है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सी राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है? ये दोस्तों राई, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं कि लघु मध्यम उद्योग श्रेणी के अंतर्गत
सम्मिलित उद्योग वे हैं जिनकी पूंजी जिनकी पूंजी 25 लाख से अधिक तथा 5 करोड़ से कम हो। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये की गई है दोस्तों शक संवत को। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र का होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और 150वां प्रश्न देखिए, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक आचरण है। यह प्रत्येक घटना की सत्यता जानने का प्रयास करना। ऑप्शन डी इसका जवाब है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट जो है रीट लेवल 1 के लिए होता है कंप्लीट। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। और दोस्तों उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल डाल दूँगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप PDF के रूप में भी इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।